आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो मुद्दे चल रहे होते हैं उनमें से किसी एक करंट बिंदु पर मैं परिचर्चा लेकर के आता हूं। मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी मैं परिचर्चा करता हूं उसे निष्पक्ष भाव से करने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप तक सही बात पहुँचे। मैं किस पार्टी को पसंद करता हूँ इससे आगे आने वाली एनालिसिस पे कोई फर्क न पड़े, ऐसा मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज की जो परिचर्चा है वो है दिल्ली में एक संवैधानिक परिवर्तन किया गया है, या दिल्ली में जो एक आर्टिकल नंबर 239 AA 3C में एक परिवर्तन किया गया है के माध्यम से, जिसमें एक जो दिल्ली सरकार को 1991 में एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसके तहत उसे अर्ध राज्य या सेमी स्टेट की कैटेगरी में डाला गया था। लेकिन 239 AA 3C के तहत ये प्रावधान किए गए थे कि केंद्र सरकार यानी भारत की संसद के पास यानी सरकार के पास ये विशेषाधिकार है कि दिल्ली सरकार को जो भी अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार जब चाहे केंद्र सरकार यानी भारत की पार्लियामेंट के माध्यम से उसे वापस ले सकती है, उन अधिकारों को बढ़ा सकती है या उन अधिकारों को घटा सकती है या उन अधिकारों को निरस्त कर सकती है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी ने, उन्होंने दिल्ली सरकार के अधिकारों को में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। दिल्ली सरकार ने एक विशेष व्यवस्था इसलिए की गई थी कि देखिए, पहले समझिए लोकतंत्र में भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है उसमें है क्या कि केंद्र सरकार राज्यों के माध्यम से प्रशासन चलाती है, कुछ यूनियन टेरिटरीज को छोड़कर। यानी केंद्र सरकार की अपनी कोई ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं होती है, उसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी संपूर्ण भारत में है, लेकिन स्पेशली किसी राज्य में नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, गुजरात एक राज्य है, और इनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के अपने अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। यूनियन टेरिटरीज में केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, और यूनियन टेरिटरीज जो स्पेशल जगह हैं जिसमें केंद्र सरकार का अधिकार होना आवश्यक है, वहां पर यूनियन टेरिटरीज की ओर रहती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत में इस तरह की एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की गई है जहां राज्य और केंद्र होते हैं और राज्य ही प्रशासन को चलाते हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी हुई होती है, लेकिन दिल्ली क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और बहुत लंबे समय से मांग होती रही थी कि दिल्ली में एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसे संपूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, और 1991 में उसे एक सेमी स्टेट का दर्जा दिया गया, जहां न वो पूरी तरह से राज्य है और न ही पूरी तरह से वो यूनियन टेरिटरी है। एक ये प्रयोग किया गया था कि आगे चलकर अगर केंद्र और राज्य की तरह कोई विवाद उसमें नहीं आता है दिल्ली की सरकार में, क्योंकि अगर दिल्ली में बैठ करके कोई सरकार केंद्र सरकार को, जो कि दिल्ली में ही बैठी है, सामान्य रूप से प्रशासन भी न चलाने दे या कोई समस्या उत्पन्न करे, तो फिर केंद्र सरकार के लिए बड़ी ही असहज स्थिति हो जाती है, जैसा कि पिछले 5 सालों में श्री अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से हुई है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो एक ऐसे प्रशासक हैं जो देश की विरोधी, देश के जो इंटीग्रिटी के, देश की यूनिटी के जो विरोधी लोग हैं उनका भी साथ लेने में वो पूरी तरह से हिचकते नहीं हैं। पंजाब में जो सरकार बनी है उसमें खालिस्तानी समर्थकों का पैसा, धन, सक्रिय योगदान लगा है, ऐसे आरोप उन पर समय समय पर लगते हैं। अब ये कैसे कितनी चीज़ें सही है, समय के साथ वो पता चलेगा। दिल्ली में भी वो केंद्र सरकार को बार बार जब मौका मिलता है बदनाम करने से नहीं छोड़ते हैं। तो नाक के नीचे जहाँ भारत की सबसे शक्तिशाली सरकार, भारत की सरकार बैठी है, वहाँ एक सरकार, राज्य सरकार या अर्ध यूनियन टेरिटरी की सरकार, वहाँ के पंत प्रधान को और वह देश के गृह मंत्री को कार्य न करने दे या उन्हें बदनाम करने की कोशिश करे। सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे या दिल्ली के मुख्यमंत्री को सफाई देती रहे। इसलिए इस जो विशेष अधिकार 1991 में दिए गए थे, उस विशेष अधिकार को छीनने का अधिकार या कम करने का अधिकार भी पहले से प्राप्त था। तो उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आर्टिकल नंबर 239 AA 3C का प्रयोग करते हुए भारत की पार्लियामेंट ने पहला जो कदम उठाया है, जैसे पहले 1991 में थोड़े थोड़े अधिकार दिए गए और फिर बढ़ाते चले गए उन अधिकारों को, वैसे ही अब फिर से मुझे लगता है कि दिल्ली की जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने या उनके पर कतरने का प्रयास शुरू कर रही है। जिसमें पहला प्रयास है, मैं बार बार बताने के पहले ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मतलब क्या है।
तो दिल्ली में 3 मेयर की कॉन्सेप्ट की गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। महात्मा गांधी के जो स्वप्न थे, डीपीएसपी में जो स्वप्न है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र में सत्ता अगर एक जगह पर सीमित है तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर सत्ता का केंद्रीकरण जरूरत पड़ती है, जैसे कि दिल्ली में। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया और मेयर्स को भी 3 मेयर दिल्ली में होते थे और वो 3 मेयर दिल्ली के प्रशासन को चलाते थे निगम के रूप में, और इसमें लगभग 272 सदस्य होते थे। अब जब तीनों को मर्जर करने का बिल पारित हो गया है, यानी अब 3 मेयर न होकर के दिल्ली में केवल 1 मेयर रहे, पहला। दूसरा, ये दिल्ली में 1 मेयर भारत की सरकार ने किया क्यों? क्योंकि मेरा जो अपना अनुमान है, अब वो जो मेयर है उसको ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करने जा रही है और वो मुख्यमंत्री की इक्विवेलेंट बनाएगी दिल्ली की सरकार, यानी भारत की सरकार। वो ये अरविंद केजरीवाल के अतिरिक्त जो अधिकार हैं, वैसे भी ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं है, पर फिर भी जितने अधिकार प्राप्त हैं उनके अधिकारों को भी वो पर उतरने जा रही है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठ करके जो दिल्ली की यूनियन टेरिटरी या सेमी स्टेट की राज्य की सरकार है, यानी जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, वो भारत की सरकार को चलाने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। किसान आंदोलन इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किसान आंदोलनों को देश के जो विरोधी लोग हैं, कनाडा से समर्थित लोग हैं, खालिस्तान समर्थक लोग हैं, उनको मिलकर के दिल्ली को बंधक बनाया। दोबारा ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए केंद्र सरकार अब प्रयासरत है, क्योंकि केंद्र के ये एक जरूरी कदम है केंद्र को कि दिल्ली में कम से कम कोई भी सरकार ऐसी न रहे या उसके बाद इतने अधिकार न रहे कि दिल्ली को बंधक बना लिया जाए, लाल किले पर लोग हमला कर दें, देश के तिरंगे को उखाड़ कर फेंक दिया जाए, वहाँ एक पंथ विशेष का झंडा लगा दिया जाए। ये भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि इस व्यवस्था को दोबारा न आने दिया जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं या जो देश के गृह मंत्री जी हैं, कोई भी जो काम है वो चाणक्य की नीति पर चलते हैं। कैसे चलते हैं? वो किसी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना पसंद करते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त का वो डिस्कशन आपको याद होगा, मैं फिर भी बताता हूँ, यहाँ जोड़ता हूँ कि चाणक्य और चंद्रगुप्त एक बार जा रहे थे पगडंडी, तो उनके पैर में कुछ चुभ गया। कुछ एक तरह की घास होती है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से मेरी तरह होंगे वो जरूर जानते होंगे, शहर के लोग होंगे शायद कुछ का नाम ना सुना हो, फिर भी एक नुकीली घास है। चाणक्य के पैर में चुभ जाती है। चाणक्य वहाँ से वापस जाता है, गांव में जाता है, मट्ठा लेता है, वहाँ गड्ढा करता है उसकी घास के आसपास, वो मट्ठा डाल के फिर आगे बढ़ जाता है। चंद्रगुप्त कहता कि आप गुरुदेव आपने मट्ठा क्यों डाला? तो उसने कहा कि ये मेरे चुभी तो चुभी, लेकिन अब इसमें हम कुछ में मट्ठा डाल रहे हैं। मट्ठा कुछ का दुश्मन होता है, वो पूरी तरह समूल नष्ट करेगा। चाहता तो घास उखाड़ के फेंक सकता था, घास दोबारा उगाती, फिर दूसरे को नुकसान पहुंचाती, तो मट्ठा डाल करके उसने कुछ को संपूर्ण नष्ट कर दिया। ये चाणक्य की नीति है। मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जो गृह मंत्री जी हैं, वो यही कर रहे हैं। वो हर भारत की हर समस्या में मट्ठा डालने का प्रयास कर रहे हैं। मट्ठा अलग अलग है, जैसे 239 AA 3C दिल्ली सरकार के लिए मट्ठा। अब मट्ठे का उपयोग समझ में आ गया, जहां दिल्ली सरकार को इतने और अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा जो वो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक साबित हो। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की ये ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल में क्या कहा गया है कि भारत सरकार विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को क्या करेंगे? पूरा तो है कि प्रभु संपन्न बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, लेकिन और क्या करेंगे? नीचे आता है, इक्वलिटी करेंगे, जस्टिस करेंगे, फर्टेनिटी की बात करेंगे, और क्या करेंगे? देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने वाली बंधुता को बनाएंगे। देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखना सरकार की ड्यूटी है। अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी प्रभावित होती है, वो चाहे राज्य सरकार ही कोई ना हो, तो केंद्र सरकार का ये दायित्व ही नहीं है, उसका कर्तव्य भी है और उसका अधिकार भी है कि उस सरकार को सही मार्ग पर लाए, और वो सही मार्ग पर अगर नहीं आ रही है तो उसे पदच्युत करके ऐसी सरकार बनाए। तथा अगर यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सरकार जैसी, अरविंद केजरीवाल जैसी कोई सरकार है, तो उसके अधिकारों को सीमित करे, जिससे दोबारा अराजकता की स्थिति प्राप्त न हो।
तो दोस्तों, जो गृह मंत्री जी ने एक बात कही कि हम नगर निगम के उनको अधिकारों को सीमित करना चाहते हैं, क्यों, और मेयर की शक्ति को नगर निगम को मर्ज करके उसके अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं, मेयर की शक्ति बढ़ा देंगे। आने वाले समय में क्या होगा कि सीधे केंद्र सरकार पैसा मुख्यमंत्री के माध्यम से न देते हुए सीधे भारत सरकार मेयर को पैसा ट्रांसफर करेगी और उससे विकास कार्यों को करेगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बहुत बातें अपलोग लगता है, प्रामाणिक लगता है यह आरोप कि वो चुनाव पर पैसा और एडवर्टीजमेंट पर पैसा, विकास कार्यों का पैसा भी खर्च कर देते हैं। दिल्ली के विकास में वो पैसा उस तरह से खर्च नहीं करते जिस तरह से पैसा उन्हें प्रदान किया जाता है। दूसरा, आप इस बात को समझिए कि अरविंद केजरीवाल का एक बयान है, वो कहते हैं कि चुनाव से डर गए भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए वो तीनों का मर्जर कर रहे। अरविंद केजरीवाल जितना, मैं कुछ नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, बट आप ये समझ लीजिए कि अगर इस भारत में किसी नेता को लेकर चिढ़ता हूं मैं, तो वो एक ही व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल। जिस बड़े बदलाव के लिए वो भारतीय राजनीति में आए थे, मेरी कजिन बर्लिन में रहती है, बर्लिन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डैक वाले बच्चों को पढ़ाती है, पोस्ट पीएचडी वाले बच्चों को, उसने भी वहां से पैसा इकट्ठा करके दिया देश के बदलाव के लिए। मेरा जो बहनोई साहब है, डीआरडीओ में साइंटिस्ट है, उन लोगों ने उस समय जर्मनी में थे, पीएचडी कर रहे थे, उन लोगों ने राष्ट्र हित में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, उन्होंने न केवल अपने हिस्से की कमाई आम आदमी पार्टी को दान में लगाई, बल्कि बहुत सारे जर्मन्स के द्वारा भी उन्होंने पैसा खर्च किया। आज उनको इतनी तकलीफ है कि कितने गंदे व्यक्ति के लिए, जो राष्ट्र को तोड़ने तक के लिए व्यक्ति जो तैयार हो जाए, उसके लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया। तो अरविंद केजरीवाल एक, अब लोकतंत्र है, वो जीतते हैं चुनाव। क्यों जीतते हैं? देखिए, क्योंकि देश के अराजक लोगों के साथ शायद वो संबंध स्थापित करके और फिर चुनाव को प्रभावित कर लेते हैं। समय के साथ उनका जो पतन होगा वो आपको सामने दिखाई देगा। खैर, अब अरविंद केजरीवाल के लिए समस्या ये है कि अब कुछ तो फेस सेविंग करनी ही है। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो सदन में बैठकर भारत के कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाता है, वो व्यक्ति कितना खतरनाक होगा। पंजाब में भी उसने जो सिख फॉर जस्टिस जैसे आंदोलन जो संगठन है, उनका साथ लिया सत्ता में आने के लिए। यानी देश विरोधी लोगों का वो समर्थन लेकर के कोशिश करते हैं सत्ता में आने पर। और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि पंजाब में इस तरह का सेंटिमेंट है कि वो खालिस्तान को एक इमोशनली लगाव के रूप में देखते हैं। बहुत सारे लोग खालिस्तान समर्थक भी हैं कि एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं कि इतना जो जन समर्थन उन्हें चुनाव में दिखाई दिया है, उसमें खालिस्तान एक सकारात्मक कारण हो। सकारात्मक मतलब अरविंद केजरीवाल के जीतने पर। लेकिन भारत सरकार, हमने कहा ना, भारत के जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी हैं, ये चाणक्य का पुनर्जन्म कह सकते हैं। तो वो मट्ठा डालने का काम हर जगह कहते हैं। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को उसमें जो है कुचलने का काम या अधिकारों को सीमित करने का काम भारत सरकार कर रही है। और भारत के गृह मंत्री जी ने सदन में कहा कि ये 1991 की जो व्यवस्था है, भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 239A3C, ये भारत की सरकार, जो वर्तमान सरकार वो लेकर के नहीं आई, वो कांग्रेस सरकार ही बना करके कानून लेकर के आई थी और वो उचित था। दिल्ली के अंदर कोई सरकार जो लोकल गवर्नमेंट की तरह हो और भारत की सरकार को चुनौती देती हो, तो भारत की सरकार जिस तरह से किसान आंदोलन में अपंग थी, उस तरह से अब अपंग नहीं रह सकती। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के साथ ममता बनर्जी के लैंग्वेज में अगर हम कहें तो भारत की सरकार ने खेला कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को उन कानूनी तरीकों से कमज़ोर किया जाएगा जो भारतीय संविधान में भारत की सरकार को प्राप्त है। तो अरविंद केजरीवाल जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और वो जो कह रहे हैं ना चुनाव में वो डर गए। आप देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, पंजाब में जीते, ओके, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में इनकी जमानत जब्त हो गई, गोवा में इनकी जमानत जब्त हो गई, उत्तराखंड में इनकी जमानत जब्त हो गई, उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटों पे जमानत जब्त हो गई, और नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव हुआ वहाँ तो ये पहुँचे ही नहीं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी से कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी त्याग से उत्पन्न एक पार्टी, जितना मैं इस पार्टी को जानता हूँ। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी बलि दी गई थी एक तरह से अगर कहे। क्यों? 370 की विरोध में लाल चौक में झंडा फहराने गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी त्याग से उत्पन्न पार्टी है, अग्नि से उत्पन्न पार्टी है। भले उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल हो, लेकिन वो पार्टी त्याग के समय की, वो पार्टी उस समय उसका बीजारोपण हुआ था जब कांग्रेस अपने चरम बिंदु पर थी।
तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन से डरने वाली पार्टी नहीं है जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूँ। कोई भी पार्टी हो वो इलेक्शन से क्यों डरेगी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी वो कभी भी जीरो से शून्य से उत्पन्न पार्टी है। वो कांग्रेस की तरह 1885 में स्थापित नहीं की गई थी, शून्य से चली है। मैं बताता हूँ, एक बार जब चुनाव हुए थे, संभवतः गुजरात के चुनाव है अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, और बहुत प्रारंभ की अवस्था में जब, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी और सारे लोगों ने इस बात पे मिठाई बांटी थी कि कुछ जगह पर उनकी जमानत जब्त होने से बच गई थी, बाकी जगहों पर जमानत जब्त हो गई थी। शून्य से शुरू हुई पार्टी, कांग्रेस जैसी ताकतवर पार्टी जो 1885 में उसकी लीगेसी थी, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद वो पार्टी किसी को सबसे शक्तिशाली पार्टी थी, उसके सामने धीरे धीरे खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी कोई आज की 10 दिन में, 10 महीने में, 5 साल में खड़ी हुई पार्टी नहीं है। खैर, मैं भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो गृह मंत्री जी अमित शाह ने सदन के अंदर नहीं कह पाए, मैं वो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में क्यों नहीं डरती। 5 में से 4 राज्यों में विजय प्राप्त करती, फिर भी वो डर जाएगी चुनाव से? नहीं, वो वही बात मट्ठा डालने का प्रयास कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसी को भी दिल्ली की बॉर्डर पर बैठा करके आंदोलन ना खड़ा कर पाए, इसका प्रयास भारत सरकार संवैधानिक तरीके से कर रही है। वो चाहे तो दूसरे रास्ते भी अपना सकती है, लेकिन भारत सरकार कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके किसी भी राज्य सरकार का पतन नहीं करना चाहती, उसे संवैधानिक नजरिए से नियंत्रित करना चाहती। तो दोस्तों, आज आपको समझ में आया होगा, नहीं तो और आने वाले समय में समझ में आ जाएगा कि दिल्ली में क्या खेला हो गया। जो खेला होबे हुआ था ना, दिल्ली में खेला होबे हो गया, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, बगैर किसी हिंसा का प्रयोग करते हुए। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी ये परिचर्चा, मेरा ये चिंतन आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर ये बात यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, लाइक किए बगैर मत जाइएगा। मेरे सामाजिक परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करिए और अपने दोस्तों तक चीज़ों को शेयर करिए, जिससे कि मेरा सामाजिक परिवार दिन दुना रात चौगुनी उन्नति करे। हजारों लाखों लोग आपके मेरे इस चैनल से जुड़े, आपके इस चैनल से जुड़े, जिससे कि मैं अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज की परिचर्चा मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।